हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा। इसलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि ये प्रश्न कौन से हैं। चलिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? चार ऑप्शन फ्रेंड। पहला, कानूनी सुलह अधिनियम। ऑप्शन नंबर 2, पंचायत और सुलह अधिनियम। ऑप्शन नंबर 3, न्याय अधिनियम का प्रशासन। ऑप्शन नंबर 4, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। फ्रेंड, 4 विकल्प दिए गए हैं, सोचिए कौन सा जवाब हो सकता है। चलिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 3, या फिर ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड, सोचिए। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आप सबने। अब चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 4, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। क्लियर हुआ फ्रेंड? क्या? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। ये है क्या फ्रेंड विधिक सेवा? इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं कि हम इसे स्थापित कब किया गया था। ठीक, तो इसे कब 1987 में स्थापित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? समाज के कमज़ोर वर्गों को, जो कि कमज़ोर हैं, निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना। क्या फ्रेंड? समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, हमारा संविधान जो है उसने अनुच्छेद 39(a) के तहत सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया है। ठीक, और समाज के कमज़ोर और गरीब वर्गों के लिए न्याय की व्यवस्था की गई है। तो समानता के आधार पर कमज़ोर वर्गों के लिए, ठीक, इस नियम को बनाया गया था। ठीक, कि सभी को बराबर न्याय मिल सके। कब बनाया गया था फ्रेंड? 1987 ईस्वी में। ठीक, क्या? विधिक सेवा अधिनियम। ठीक, जिसके द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण बना हुआ है। ठीक फ्रेंड, क्लियर हो गया? चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1, गियासुद्दीन बुलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, या फिर ऑप्शन नंबर 4, जलालुद्दीन खिलजी। फ्रेंड, 4 ऑप्शन है, सोचिए और विचार कीजिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आप सबने। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर हो फ्रेंड? अब अलाउद्दीन खिलजी की हम बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कब से कब तक शासन किया था फ्रेंड? इन्होंने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो अली गुरसफ। क्या फ्रेंड? अली गुरसफ। ठीक, ये खिलजी वंश के दूसरे, ठीक, शासक थे। पहला कौन था फ्रेंड? जलालुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। फ्रेंड, क्लियर हुआ? चलिए फ्रेंड, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है गियासुद्दीन बलबन। तो बलबन ने कब तक शासन किया था फ्रेंड? ये याद रखिएगा, 1265 से 1287 ईस्वी तक। क्लियर हो फ्रेंड? और अगला ऑप्शन दिए गए फिरोज शाह तुगलक। ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक ने कब से कब तक शासन किया फ्रेंड? तो इसने किया था 1351 से 1388। कब तक फ्रेंड? 1381 से 1388 ईस्वी तक। क्लियर हुआ फ्रेंड? और जलालुद्दीन खिलजी की बात की जाए तो इन्होंने कब तक शासन किया? तो इन्होंने 1290 से 1296 ईस्वी तक फ्रेंड शासन किया था। फिर इसके बाद इनकी हत्या कर दी गई थी और फिर अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया था। फ्रेंड, ठीक, क्लियर हो गया? तो 1296 से
1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। संतुलित रूप से प्रतिबंधित वन किस प्रकार अनेक योगदान दे सकते हैं? इस विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की मुख्य थीम क्या थी? चलिए फ्रेंड बताइए। ऑप्शन नंबर 1 वन और पर्यावरण, ऑप्शन नंबर 2 वन हमारे रक्षक, ऑप्शन नंबर 3 वन और शिक्षा, ऑप्शन नंबर 4 प्रदूषण मुक्त वन। फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है, और फिर चलते हैं हम अपने इस प्रश्न के उत्तर की ओर। चलिए फ्रेंड सोचिए कौन सा विकल्प सही, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 वन और शिक्षा। कौन सा फ्रेंड? वन और शिक्षा। ये कब की थीम है? ये 2019 की थीम है फ्रेंड, क्योंकि ये 2019 के क्वेश्चन है। क्लियर हुआ फ्रेंड? अगर 2020 की थीम पूछी जाए तो फ्रेंड 2020 की थीम क्या है? तो वन और जैव विविधता। क्लियर हुआ फ्रेंड? और 21 मार्च को मनाया जाता है ये, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। क्लियर हुआ फ्रेंड? और पहला वन दिवस कब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय? तो फ्रेंड पहला अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2013 में। कब मनाया गया था फ्रेंड? 2013 में। आया फ्रेंड? समझ में आ गया? चलिए फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। 2019 की थीम, 2020 की थीम, और ये 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फरवरी 2019 क्वेश्चन है। फरवरी 2019 में ईरान के चाबहार में मकरान कप में ने स्वर्ण पदक जीता। तो फ्रेंड 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सतीश कुमार, रोहित टोकस, दीपक सिंह, मनीष कौशिक। सोचिए फ्रेंड कौन सा विकल्प सही हो सकता है? सतीश कुमार, रोहित टोकस, दीपक सिंह या फिर ऑप्शन नंबर 4 मनीष कौशिक। फ्रेंड उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं मकरान कप आखिर ये है क्या? मकरान कप किस लिए होता है और किस स्पोर्ट से संबंधित है? फ्रेंड तो मकरान कप मुक्केबाजी से संबंधित है, और 2019 में ये कहाँ? ईरान के चाबहार में हुआ था, ठीक। और इसमें किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो फ्रेंड इसमें किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 दीपक सिंह। कितने फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3 दीपक सिंह ने जीता था। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। सोलो उपन्यास के लिए किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? फ्रेंड 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 राणा दासगुप्ता, ऑप्शन नंबर 2 झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन नंबर 3 नयन ज्योत मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 4 अमिताभ घोष। सोचिए फ्रेंड कौन सा विकल्प सही हो सकता है, और फिर इसके जवाब की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड आशा करता हूँ सोच लिया होगा आपने। चलिए फ्रेंड अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1 राणा दास गुप्ता। कौन फ्रेंड? राणा दास गुप्ता। सोलो कौन से उपन्यास? सोलो, जिसका पूरा नाम है सोलो ए टेल ऑफ एडजस्ट एंड अल्टीमेट फेलियर ऑफ मटेरियल एक्सीडेंट्स। क्लियर हुआ फ्रेंड? तो इन्होंने 2019 के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार जीता है। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड उम्मीद करता हूँ हो गया होगा आपको। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? तो फ्रेंड ऑप्शन दिए गए हैं आपको कैल्शियम, लोहा, जस्ता, तांबा। 4 ऑप्शन है फ्रेंड, सोचिए विचार कीजिए इन चारों में से कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने।
चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम। क्लियर होगा फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, हो गया होगा, कैल्शियम इसका सही जवाब है। क्लियर हुआ फ्रेंड? ये इन सब धातुओं में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। और इससे भी ज़्यादा क्रियाशील कौन धातु है? Na, जिसे कि हम सोडियम कहते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक तो कितना होता है फ्रेंड? 20। और सोडियम का 11। ठीक फ्रेंड, इतना ध्यान रखिएगा। और इनकी बैलेंसी की बात की जाएगी तो सोडियम की बैलेंसी बोले मतलब संयोजकता। ठीक फ्रेंड, तो सोडियम की +1 और कैल्शियम की +2 होती है। ध्यान रहेगा फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता या प्राप्त किया? चलिए फ्रेंड, 4 ऑप्शन आपके हैं। फॉली नरीमन, के राधाकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी या फिर पी सदाशिवम। 4 ऑप्शन फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए कौन है। मदर टेरेसा के बाद किसे नोबेल का शांति पुरस्कार मिला? फ्रेंड, फॉली नरीमन, के राधाकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी या फिर पी सदाशिवम। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा। अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कैलाश सत्यार्थी। कौन फ्रेंड? कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने कब मिला था? 2014 में मिला था। किसके लिए इन्हें मिला था? बाल अधिकारों के काम करने के लिए। किसके लिए? बाल अधिकारों के काम करने के लिए। ठीक। और मदर टेरेसा को कब मिला था? तो फ्रेंड 17 अक्टूबर 1979। क्लियर होगा फ्रेंड? और कैलाश सत्यार्थी के साथ ही किसी और को भी मिला था। इसमें 2 लोगों का नाम था, उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। कौन फ्रेंड? वो थी मलाला यूसुफजई। कहाँ की? पाकिस्तान की। क्लियर रखिएगा फ्रेंड। कैलाश सत्यार्थी के साथ मलाला यूसुफजई को भी नोबेल मिला था 2014 में। क्लियर हो फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? फ्रेंड, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? फ्रेंड, सिक्किम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल। चलिए फ्रेंड, सोचिए। सिक्किम में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। चलिए फ्रेंड, अब इसका जवाब देखते हैं। सोच लिया होगा। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। कौन सा फ्रेंड? मध्य प्रदेश। ठीक। मध्य प्रदेश में कहाँ? इंदौर के पास, धार जिले में। इंदौर के धार जिले में। क्लियर हुआ फ्रेंड? और ये कहाँ कब की हैं? कितनी पुरानी है? तो ये सब फ्रेंड 5वीं या फिर 6ठी सेंचुरी के बीच की हैं। ठीक। और एक इससे संबंधित है, बुद्ध और बोधिसत्व से। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट कर रहा है? फ्रेंड, 4 ऑप्शन है आपके पास। सल्फर, क्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन। चलिए फ्रेंड, सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। सल्फर, क्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आप सबने। सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ सोच लिया होगा। अब इसका सही आंसर दे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्लोरीन। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 2 क्लोरीन। क्लियर हो फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, क्लोरीन से और भी कुछ हम देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए फ्रेंड, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, जिसे कि परमाणु क्रमांक कहते हैं, कितना होता है फ्रेंड? 17 होता है। ठीक। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्या होता? 287, जहाँ इसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
क्लियर हो फ्रेंड। और ये कैसी गैस होती है? हरे और पीले रंग की वह। क्लियर हो फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं हम। और ओजोन का उपयोग कहाँ होता है फ्रेंड? तो ओजोन का उपयोग कागज और कपड़े के उद्योग में होता है। क्लियर होगा फ्रेंड। फ्रेंड क्लियर हुआ। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसे 1962 में भारत पर चीन आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। फ्रेंड सोचिए। ऑप्शन नंबर 1 इमिसला, ऑप्शन नंबर 2 नाथुला, ऑप्शन नंबर 3 पेंसिला, ऑप्शन नंबर 4 नानकला। कौन सा दर्रा है फ्रेंड? चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए फ्रेंड जल्दी सोचिए। चलिए फ्रेंड इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 2 नाथुला। कौन सा दर्रा है वो? नाथुला, जिसे 1962 में बंद कर दिया गया था भारत चीन ने आक्रमण के समय, और फिर से 2006 में खोला गया था। क्लियर है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड उम्मीद करता हूँ हो गया होगा क्लियर। अब अगले क्वेश्चन में, लेकिन इससे पहले एक फैक्ट और देख लेते हैं हम। सिक्किम और दक्षिण, ठीक, ये कहाँ है? सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। किस घाटी को? चुंबी घाटी को। याद रहेगा फ्रेंड। सिक्किम है और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को ये जोड़ता है। कौन? नाथुला दर्रा। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है फ्रेंड? चलिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1 खनन, ऑप्शन नंबर 2 विनिर्माण, ऑप्शन नंबर 3 मछली पालन, ऑप्शन नंबर 4 सूचना प्रौद्योगिकी। चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए फ्रेंड सोचिए। उम्मीद करता हूँ सोच लिया होगा आपने। चलिए फ्रेंड अब इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 4 सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी इसका सही जवाब है फ्रेंड। क्लियर हुआ। अच्छा फ्रेंड प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो कृषि और पशुपालन, ठीक फ्रेंड। और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, जैसे कि सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसमें क्या आता है? व्यापार, यातायात, वित्त, संस्कृति संबंधित और मनोरंजन संबंधी, ये सब आते हैं फ्रेंड। क्लियर होगा फ्रेंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फरवरी 2019 में ईरान के चाबहार में मकरान कप में मुक्केबाजी में भारत ने कितने स्वर्ण पदक और 5 रजत पदक जीते थे? चलिए फ्रेंड कितने? पीछे रिपीट हुआ था क्वेश्चन, याद होगा आपको। मकरान कप में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो दीपक सिंह थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। वही एक स्वर्ण पदक भारत ने जीता था। तो फ्रेंड इसका सही जवाब आपको मिल गया है। चलिए फ्रेंड अब बता देते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 1। ठीक, किसने जीता था? दीपक सिंह ने। ठीक फ्रेंड, ईरान के चाबहार में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई पीछे ना रहे, लिविंग नो वन बिहाइंड थीम के साथ 22 मार्च 2019 को विश्व डैश दिवस हाशिए पर रहने वाले समूह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया गया। फ्रेंड 4 ऑप्शन है। पर्यावरण, ऑप्शन नंबर 2 वन, ऑप्शन नंबर 3 पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर 4 जल। चलिए फ्रेंड सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है? पर्यावरण, वन, पेट्रोलियम, जल। चलिए फ्रेंड जल्दी जल्दी सोचिए कौन सा है। 22 मार्च 2019 को कौन सा दिवस? पहले तो बात करते हैं 22 मार्च 2019 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड तो फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 4
22 मार्च 2019 को, पहली बात तो 22 मार्च को हर साल 2019 एक स्पेशल ईयर से को तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? कोई पीछे न रहे। ठीक फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा 2019 को जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है गया था, सॉरी, उसकी थीम कोई पीछे न रहे। क्लियर हो फ्रेंड? और 2020 में जो बनाया गया था उसकी थीम क्या थी फ्रेंड? जल और जल परिवर्तन। क्या थी फ्रेंड? जल और जल परिवर्तन। ठीक, और आपसे कभी भी पूछे, ठीक फ्रेंड, क्या पूछे कि पहला जल दिवस कब मनाया गया था? ठीक फ्रेंड, पहला विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? तो फ्रेंड 1993 में। कब फ्रेंड? 1993 में। याद रहेगा, 1993 में बनाया गया था। क्लियर हुआ फ्रेंड? आया? चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? ठीक, वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। क्लियर हो फ्रेंड? पहला ऑप्शन फ्रेंड इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन नासिर उद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर 3 कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर 4 गियासुद्दीन बलबन। सोचिए फ्रेंड कौन सा विकल्प सही हो सकता है? इल्तुतमिश सही है, नासिरुद्दीन महमूद सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक सही है, गियासुद्दीन बलबन सही है। चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए फ्रेंड तो सोच लिया होगा आप सुनने। अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3 कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा सुनने, इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब पीछे भी बता चुका था कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक शासन किया फ्रेंड? तो इसने 1206 से 1210, ठीक फ्रेंड, 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक, और इसका जन्म कब हुआ था फ्रेंड? तो इसका जन्म हुआ था फ्रेंड 1150 ईस्वी में। और ये किस वंश से संबंधित था? तो फ्रेंड ये किस वंश से संबंधित था? तो ये ममलूक वंश से संबंधित था। ठीक फ्रेंड, और इसका उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह फ्रेंड, ठीक, जो कि 1210 ईस्वी में सिंहासन में बैठा था बलबन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। लेकिन वो अयोग्य शासक था जिसे कि इल्तुतमिश ने हरा दिया था। और स्वयं इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में सुल्तान बना। और कब से कब तक रहा? तो 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश सुल्तान बना रहा था। फिर उसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान बनी थी। उसने कब तक शासन किया? 1236 से 1240 तक। फ्रेंड क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड उम्मीद करता हूँ हो गया होगा आपको क्लियर। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड ये आपके लिए है, इसको आपको कमेंट करके बताना आंसर। ठीक फ्रेंड, ये आपके लिए है क्वेश्चन। नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांगों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है डैश राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। फ्रेंड ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। आपको इसको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आप जरूर देंगे। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्लियर हो फ्रेंड? और इसका जवाब भी ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।